नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। मिशन 2024 साल 2024 से पहले 2023 में लगभग सभी दल मिशन 2024 में जुट गए हैं। रैलियों से लेकर जनसभाओं, जनता के बीच जाना शुरू हो चुका है। वादों दावों का दौर भी जारी है। बैठकें की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है। ऐसे में 2024 के मिशन को लेकर सभी दलों की क्या रणनीति है, क्या तैयारी है, क्या रहेंगे मुद्दे, चर्चा हम करेंगे। पहले रिपोर्ट आप देखें। साल 2024 से पहले 2023 में सभी दल मिशन 2024 में जुट गए थे। पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए हरियाणा के 7 जिलों को कवर किया, केंद्र और हरियाणा सरकार को घेरा, तो बीजेपी ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। बैठकों में जहां आगामी रणनीति पर चर्चाएं हो रही हैं, विकास परियोजनाओं, चुनावी वादों और घोषणाओं को इस साल तेज रफ्तार से पूरा करने पर जोर है। वहीं गृहमंत्री अमित शाह भी हरियाणा में आने वाले हैं। 29 जनवरी को हरियाणा के 2 दिन के दौरे पर अमित शाह पहुंचेंगे। अमित शाह के इस दौरे को हरियाणा विधानसभा की रणनीति तैयार करने से जोड़कर देखा जा रहा है। इस दौरान सोनीपत के गोहाना में अमित शाह की रैली होगी। अमित शाह का ये दौरा बेहद अहम रहने वाला है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तोड़ के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। एक तरफ अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां जारी हैं, तो बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में हरियाणा लोकसभा की सभी 10 सीटों पर जीत का दावा किया। हर प्रदेश ने अपनी तैयारी के बारे में बताया है और जीत कैसे सुनिश्चित हो, इस तैयारी के लिए सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक मिनट पीछे एक मिनट। निश्चित रूप से आएंगी, क्योंकि 24 से पहले 10 से ज्यादा तो होने वाली नहीं है। 2026 में जरूर हम सोचते हैं कि जब पुनः परिसीमन होगा तो 10 से ज्यादा होंगी तो भी हम जीतेंगे। उधर जेजेपी भी अपने चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में प्रयासरत नजर आ रही है। 5100 रुपए पेंशन को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी तेज कर दी है, तो ओपीएस को लेकर भी डिप्टी सीएम की ओर से बात की गई। कि मैंने पीछे भी सीएम साहब से इस पर डिस्कशन करी थी। अगर हम एनपीएस और ओपीएस का डिफरेंशिएशन देखें तो सिर्फ 4% का है। 10% आज जमा करते हैं, वो 14% जमा करते हैं। अगर स्टेट विलिंग है, और इस पर हम विचार भी कर रहे हैं कि जल्द हरियाणा भी कोई प्रपोजल लेके आएगी कि हम एनपीएस में ही 4% शेयर बढ़ाकर हमारे एम्प्लॉयज़ को वो बेनिफिट दे दे जो ओपीएस में आ रहा था। तो मुझे लगता है एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाइड है और अब इस स्कीम को बदलने की जरूरत थी। और हम तो केंद्र को भी ये जरूर कहेंगे कि केंद्र भी विचार करे कि इसको 10 से 14% वो भी करे, जिसमें एम्प्लॉय शेयर भी बढ़ जाए, स्टेट शेयर भी बढ़ जाए। हरियाणा के सभी दलों की निगाहें 2024 पर हैं। बैठकों से लेकर रैलियां, वादों से लेकर दावे और वार पलटवार भी शिखर पर है। ऐसे में राहुल की यात्रा से लेकर अमित शाह की रैली से हरियाणा की आगामी राजनीति पर क्या और कितना असर होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो चलिए, मिशन 2024 को लेकर चर्चा करेंगे, मुद्दों को लेकर बात करेंगे। पिछले चुनाव से इस बार का चुनाव कैसे और किस तरह से अलग होने वाला है, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच पार्टियां जा रही हैं और क्या क्या दावे अभी तक किए जा रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी से प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जोगेंद्र मोर्जी चर्चा में जुड़ चुके हैं। जेजेपी प्रवक्ता अजय गुलिया जी चर्चा में हैं। साथ ही विजेंद्र रेड्डू प्रवक्ता इनेलो और पवन बंसल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत बीजेपी से करेंगे। नेहरा साहब, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, हालांकि उसमें तो तमाम उन राज्यों को लेकर चर्चा हुई जहां जहां चुनाव होना है, लेकिन हरियाणा की बात करें, हरियाणा में भी चूंकि 2024 में चुनाव है, उससे पहले लोकसभा चुनाव को लेकर भी सीएम की ओर से दावा किया गया है सभी 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे। तो क्या आधार आपको लगता है इस दावे का, और क्या आपको वाकई लगता है कि बीजेपी के पक्ष में इतना माकूल है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी सभी सीटें आप लोग जीतेंगे? देखिए ज्योति जी, अभी पीछे हरियाणा प्रदेश के चुनाव हुए थे, उसके अंदर आपने कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर जो हमारी विचारधारा से जुड़े, जो चाहे पंचायत के सरपंच हैं, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर चाहे वो ब्लॉक समिति के सदस्य हैं, चाहे वो जिला परिषद के सदस्य हैं, अधिकतर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े लोग गाँव के अंदर चुन के आए हैं। और पुराने समय में लगातार जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया है 2014 में, 2019 में लोकसभा, विधानसभा हरियाणा प्रदेश के अंदर, और अभी पीछे आदमपुर का जो उपचुनाव हुआ था, खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि आदमपुर का उपचुनाव जो जीतेगा वो सेमीफाइनल है। एक तरह से जो आदमपुर का उपचुनाव जीतेगा, फाइनल 2024 का वही जीतेगा। तो आदमपुर का उपचुनाव हमने जीता है, इस नाते 2024 के अंदर हमारा मजबूत दावा है।
लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि जनता के आशीर्वाद से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो भारत सरकार ने, चाहे वो राज्य सरकार ने जिस तरह से काम किए हैं, केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में एक मजबूत चट्टान की तरह मजबूत संगठन उन्होंने बनाया। एक जंबो उनकी मजबूत टीम है, बहुत बड़ी टीम है। अब देखिए 29 तारीख को जिस तरह से माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की जो गोहाना में रैली होने वाली है, उसको लेकर के हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने समन्वयक और संयोजक, सह संयोजक, चाहे सांसद हैं, विधायक हैं, सबकी ड्यूटी वहां पे लग चुकी है। एक भव्य और एक बहुत बड़ी विशाल रैली 29 जनवरी को हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी की रहेगी। और इससे पहले यदि कुछ दिन पहले आपने देखा कि 27 अक्टूबर को फरीदाबाद जिले के अंदर हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी के नेतृत्व में और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी की अध्यक्षता में फरीदाबाद जिले के अंदर किस तरह से एक लोकसभा स्तर की जो रैली थी, वो लाखों लोग उसमें आए थे, मैं खुद उसमें उपस्थित था। और एक भव्य रैली माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की फरीदाबाद के अंदर सेक्टर 12 फरीदाबाद में हुई थी। इसी तरह से ये रैली 29 तारीख को होने वाली है। और जिस तरह से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक चल रही थी, उसका भी आप समापन आज हुआ है और सर्वसम्मति से एक निर्णय हुआ है कि माननीय केंद्रीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। हम सब कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात है। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया कि ठीक है। इसके अलावा भी किन किन मुद्दों को लेकर बात हुई, ये भी जानकारी सीएम ने दी है। अच्छा मोर साहब, जब सीएम से सवाल पूछा जाता है कि क्या आगामी लोकसभा चुनाव में भी सभी 10 लोकसभा सीटें आप लोग जीतेंगे, तो सीएम कहते हैं कि आपने रिपोर्ट में भी सुना होगा कि अभी 2026 के परिसीमन से पहले 10 सीटें ही हैं और 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतेगी। यानी इस बार भी आप लोगों को कहीं देखती नहीं है बीजेपी। आप पिछली बार की स्थिति को देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सीटें विधानसभा में घटी है और कांग्रेस की दोगुनी हुई 2014 के मुकाबले, अगर आप देखते तो। और आज जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो गठबंधन की सरकार है, जेजेपी और भाजपा की गठबंधन की सरकार है। और ऐसा गठबंधन है जो एक दूसरे को किस प्रकार से जो चुनावी वो होती थी, जो चुनाव के वक्त में जो जिन कटुता के शब्दों का एक दूसरे के प्रति प्रयोग किया जाता था, उसको लेकर अब जनता अपने आप को सजा महसूस करती है, क्योंकि जनता ने जेजेपी को इस बात के लिए वोट डाला था कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डाला। एक बात तो जो गठबंधन है उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई समन्वय की इस प्रकार की स्थिति जनता की नजरों में नहीं है। ये मतलब जिसको हम एक अवसरवादिता का गठबंधन जो है वो हम कह सकते हैं कि एक अवसरवादिता की बात थी, जिसके अंदर कोई प्रकार का गठबंधन किया है। फिर उसके बाद आप देखें केंद्र से लेकर अगर प्रदेश तक की स्थिति को आप देखेंगे, अगर हम प्रदेश की भी चर्चा करें तो आज किसान आपने चूंकि एक बात कही कि अवसरवादी, पोस्ट पोल अलायंस तो होते आए ना पहले भी, या समर्थन लेकर भी सरकारें बनती रही हैं। 2009 में भी तो आप लोगों ने समर्थन मिला, आप लोगों का गणित उसके बाद नो, हमने किसी पार्टी से समर्थन नहीं दिया। किसी भी पार्टी से समर्थन नहीं दिया। विधायक आप लोगों के साथ आ गए थे ना, नंबर तो पूरा आप लोगों विधायक हमारे साथ आ गए थे। हमने किसी पार्टी नहीं, विधायकों का तो समर्थन था ना। पोस्ट पोल अलायंस भी ऐसा विधायकों का समर्थन था, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई मतलब इस प्रकार से एक दूसरे के खिलाफ विधायकों का समर्थन लिया जाना, विधायकों का साथ आना तो पार्टी के समर्थन से भी ज्यादा विवादास्पद रहा। वो विवादास्पद कैसे रहा? नहीं, उसको लेकर भी तो सुप्रीम कोर्ट तक देख लिया, सुप्रीम कोर्ट तक देख लिया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, ज्योति जी बिल्कुल भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक देख लिया। कहीं भी किसी भी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट तक उनकी मान्यता को यूं कहीं रखा गया। अवसरवादिता का गठबंधन जब होता है जब किसी दल के जो खिलाफ चुनाव लड़ा है उसमें विधायकों ने अपनी आत्मा की आवाज को उस चीज पे वो सारा का सारा वो हुआ उसमें। नहीं, तो सवाल ये ना कि देखिए अलग की राजनीतिक विचार अब पोस्टपोन अलायंस अगर हो जाता कि अवसरवाद गए, विधायक किसी दूसरी पार्टी की टिकट पर लड़कर आए, उसको अदालत में वहां भी चुनौती दी गई, अब तक भी वो मुद्दा बार बार उठता रहा। चुनौती दी गई, अदालत ने क्या था? अदालत ने क्या था? ठीक है, क्या वो अवसरवाद नहीं? हमने कोई अवसरवाद नहीं। अब जो निर्दलीय विधायक है, जो निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, उसको तो हम अवसरवाद नहीं कहा। हमने कहा एक राजनीतिक दल, इस राजनीतिक दल ने नहीं विधायक करने वाली बात है। ठीक है गुलिया साहब, जो राजनीतिक विचार मैं अभी राजनीतिक विचारधारा की इसी पॉइंट को लेकर एक बार चर्चा कर ले, उसके बाद आगे जाएंगे। गुलिया साहब बहुत जल्दी।
देखिए ज्योति जी, इनको ये सोचना चाहिए कि वो जो विधायक चुन करके आए थे वो हरियाणा जनहित कांग्रेस के टिकट पर चुन करके आए थे। और ये अवसरवाद की बात करें, मध्य प्रदेश के अंदर क्या, मध्य प्रदेश में तो इनके विधायकों ने इस्तीफा दे करके दोबारा चुनाव लड़ा, उसको ये अवसरवाद कह सकते हैं। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या हुआ था ज्योति जी, हरियाणा जनहित कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़के आए। क्या वो चुनाव में ये कह करके आए थे कि भूपेंद्र हुड्डा ने बहुत अच्छा काम किया, भूपेंद्र हुड्डा तो विकास पुरुष है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये क्या करके चुनाव लड़े थे? क्या क्या करके चुनाव लड़े थे? उनको ये साथ लेकर के आए कि नहीं आए? तो ये बातें नहीं है। देखिए पोस्ट पोल अलायंस, मैं तो इनके सामने खुले तौर पे एक चीज कहता हूं, हमने जरूर उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन सरकार में शामिल हुए और डंके की चोट पे ये कह करके शामिल हुए कि हमारी ये सकते हैं, हम हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए ये करना चाहते हैं, ये हमारा मैनिफेस्टो है, उसी की लड़ाई लोग काम करा रहे हैं। देखिए आपके दिग्विजय चौटाला के ध्यान है नहीं, बिल्कुल का इनकार कहाँ कर रहे हैं? अरे इनकार कहाँ कर रहे हैं? इनकार कहाँ कर रहे हैं? हम तो एक चीज कह रहे हैं कि हरियाणा जनहित कांग्रेस के टिकट पर जो चुनाव लड़े थे वो आपको क्या क्या करके चुनाव लड़े थे? कुलदीप बिश्नोई के पार्टी से जो चुनाव लड़े थे वो क्या क्या करके चुनाव लड़े थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो बहुत विकास पुरुष हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो हरियाणा के बारे में ये क्या करके चुनाव लड़े थे? क्या क्या करके चुनाव लड़े थे? आपको नहीं पता क्या? कम से कम जब किसी बात की चर्चा हो तो उस बात पर आपको ये रखना चाहिए कि आज जिस मुद्दे पर चर्चा है उसी पर चर्चा होनी चाहिए। मैं एक चीज कहता हूं, आप बार बार कहते हैं, मैं ये कहता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, मैं चैलेंज करता हूं उनको, ये बता दो 9.5 साल में कितनी पेंशन बढ़ी? हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, और मैं कहता हूं 3 साल के हमारे कार्यकाल में कितनी बढ़ी, मुकाबला कर लो। तो आप लोगों ने पानी का पानी हो जाएगा। गोलिया साहब, फिर आप लोगों ने भी तो ये नहीं कहा था ना कि हुड्डा साहब ने 9.5 साल में जितनी बढ़ाई उससे ज्यादा बढ़ा देंगे हम 3 साल में? आप लोगों ने भी तो 5100 रुपए कहा था ना, उस पर भी हम आएंगे। और वो इसलिए क्योंकि ये भी बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर इसलिए भी बयानबाजी तेज हो गई है क्योंकि इलेक्शन अब पास है। ये बार बार अभी दावा किया जा रहा है। जोगिंद्र मोर्जी, आप बात हालांकि बात कंप्लीट नहीं कर पाए थे, उससे पहले ही मैंने गोलिया साहब को बीच में बोलने का टाइम दिया। जोगिंद्र मोर्जी, ये जो कहा जा रहा है कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे, तो क्या आपको लगता है कि पिछली बार जिस तरह का माहौल था, आप लोग एक भी सीट, हालांकि रोहतक में आप लोगों ने कड़ी टक्कर दी, उसके अलावा कहीं बहुत ज्यादा या बहुत अच्छा मुकाबला इतना नहीं हो पाया था, तो क्या वाकई बीजेपी उसी तरह की स्थिति में होगी या कांग्रेस पिछली बार से लोकसभा की मैं बात कर रही हूं कुछ बेहतर कर पाएंगे आप लोग? वो बहुत खराब प्रदर्शन रहा, बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं देश को ऐसी यात्राएं दिखाई गई थी, ऐसे झूठे वादे दिखाए गए थे जिनकी पोल खुल गई है। चाहे वो काला धन की बात थी, चाहे लाखों नौकरियां देने की बात थी, चाहे निजीकरण की बात है, चाहे कृषि कानून काले कृषि कानूनों की बात है, चाहे व्यापारियों को जीएसटी को गलत तरीके से थोपने की बात है। तो जितने भी मुद्दे हैं हर उस पे जो है सरकार है जो विफल रही है, और अब वो सारे के सारे मुद्दे जनता के बीच में लेके कांग्रेस पार्टी जाएगी। और ठीक है, चलिए मैं चर्चा में अभी आगे बढ़ूं। नोटबंदी और जीएसटी के बाद तो ये चुनाव जीत चुके हैं ना बीजेपी, इन दोनों ही फैसलों के बाद चुनाव जीत चुकी है। अजय गुलिया जी, नोटबंदी और जीएसटी को उसके बाद इन्होंने गलत तरीके से लागू किया है। खाद्य वस्तुओं पे पिछली बार मुद्दों के साथ तो चुनाव कैसे जीतेगा? नहीं, खाद्य वस्तुओं पे सब लागू किया है, खाद्य वस्तुओं पे तो दूध पे इन चीजों पे सब लागू किया है जीएसटी इन्होंने। ठीक है, किसान के यंत्रों पे सब जीएसटी लागू किया इन्होंने, 3 कृषि कानून अब लाए हैं ये। अजय गुलिया जी, जब सीएम ये कहते हैं कि 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे, तो आप लोगों का ये दावा कि हम गठबंधन को कायम रखेंगे, आगे भी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कुछ सोचा जाएगा, विचार किया जाएगा, तो जेजेपी का तो कहीं जिक्र नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर तो कम से कम जेजेपी का कहीं जिक्र ही नहीं है, तो क्या ये स्पष्ट है अपने आप में कि इस बार मिलकर चुनाव तो नहीं लड़ा जाएगा कम से कम लोकसभा का? नहीं ज्योति जी, आज के दिन मैं कम से कम ये जरूर मानता हूं कि गठबंधन में चुनाव होगा। पर देखिए, हम लोग जो 3 साल के कार्यकाल में हमने काम किया, नहीं आप ये मानते हैं कि गठबंधन में चुनाव होगा? कि आप लोगों ने, नहीं गुलिया साहब, आपने क्या कहा, गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ज्योति जी, मैं बिल्कुल ये आपके टीवी चैनल पे बड़ी जिम्मेवारी के साथ ठीक है। तो मैं एक प्रश्न आपसे और भी पूछ लूं, जब सीएम ये कहते हैं कि पिछली बार की तरह की 10 सीटें बीजेपी जीतेगी, तो क्या आप लोग फिर एक भी सीट नहीं लेंगे?
गठबंधन के तहत आप लोगों को कोई सीट, कोई टिकट कहीं नहीं मिलेगा, मतलब यानी लोकसभा की 10 की 10 सीटों पर आप लोग केवल बीजेपी के साथ तो रहेंगे, लेकिन किसी सीट पर नहीं रहेंगे, आपका उम्मीदवार नहीं होगा। आप जिम्मेदारी के साथ ये भी बता दें। फिर ज्योति जी, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, ये बेहतर तो नहीं, इनका इसका जवाब तो बीजेपी का प्रवक्ता देंगे, लेकिन मैं ये चीज जरूर कह दूं कि जननायक जनता पार्टी के अंदर उसके अंदर हिस्सेदारी होगी। अच्छा। और हमारे कैंडिडेट भी चुनाव में होंगे, गठबंधन के अगर चुनाव में होगा तो हमारी जो हिस्सेदारी बनेगी वो जरूर हमें मिलेगी। हम इस बात के लिए आश्वस्त भी है। ये बिल्कुल वैसा ही तो नहीं होगा गुलिया साहब, जैसे 3 बाई इलेक्शन आप लोगों ने लड़ लिए, गठबंधन में थे लेकिन आप लोग बाहर थे, समर्थन था आप लोगों का, केवल उम्मीदवार बीजेपी के थे। नहीं ज्योति जी, उसमें कई चीजें और रही ना साथ में। अच्छा। उसमें कई चीजें ये रही कि उनके कैंडिडेट्स को वहाँ चुनाव में कितने वोट मिले, अब हम कितने विधानसभा के अंदर हमारे को कितने वोट मिले, अब ये सारी चीजें समीकरण में रहेंगे कि वहाँ पे हमने कैसी परफॉर्मेंस दी थी लोकसभा चुनाव के अंदर, कौन से चुनाव के अंदर, वो सारी चीजें सामने आएंगी। ठीक है, फिर तो इस हिसाब से हिसार को लेकर ही आप लोग क्लेम कर सकते हैं। ये हो सकता है कि ये दूर की बातें हों, लेकिन ये बहुत दूर की इसलिए भी नहीं है क्योंकि सीएम ने तो आज कह दिया कि 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। और आपने कहा कि बीजेपी प्रवक्ता से पूछें, तो बीजेपी प्रवक्ता ने तो अब तक दावा नहीं किया कि हम गठबंधन के तहत लड़ने वाले हैं, ये दावा तो आपने किया है। और जब दोनों दलों के प्रदर्शन को लेकर बात होगी तो फिर आप लोगों के पास कहने या दावा करने को केवल हिसार की बचेगा, इसमें भी कोई दो राय है नहीं। इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी जी से मेरा सवाल होगा, सर आप लोग 2023 में क्या कुछ कार्यक्रम ऐसे करने वाले हैं, जनता के बीच जाने वाले हैं? पैदल यात्रा शुरू किए जाने की भी बात की गई थी, तो क्या मानकर चलें कि फरवरी में पूरा हरियाणा कवर करना शुरू कर देंगे, अभय चौटाला जनता के बीच जाएंगे? हाँ बिल्कुल ज्योति जी, फरवरी 20 से हमारी यात्रा शुरू हो रही है, जो कि लगभग 246 दिन चलेगी और पूरे हरियाणा के 90 के 90 सेगमेंट में जाने का हम काम करेंगे। और उस यात्रा के दौरान हम जो है ना लगभग हर गांव में जो लोगों से मिलेंगे और वहां पर सरकार की जो नीतियां हैं उनको विस्तार से वर्णन करने का काम करेंगे। किस प्रकार से आज प्रदेश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, सारी बातें जनता के बीच में जाकर के बताएंगे। और पूरे के पूरे लगभग ये मान लो कि हमारे 2023 में पदयात्रा चलेगी ही चलेगी और उसकी हमारी सारी तैयारियां अच्छे से हमने शुरू कर रखी हैं। दूसरी बात ज्योति जी, अभी जैसे कि आपने बताया अमित शाह जी यहाँ पर आ रहे हैं, वहाँ मीटिंग लेंगे और 2024 के कंटेक्स्ट में जो है ना यहाँ पर वो तैयारियों को लेकर के ले रहे हैं। देखिए अमित शाह जी पहले भी आ चुके हैं, पहले फरवरी में फरीदाबाद में इन्होंने मीटिंग ली थी, जनसभा हुई थी बहुत बड़ी। उसके बाद अम्बाला में जेपी नड्डा जी भी आए थे, वो आए जरूर थे, लेकिन उनके आने के बाद किस प्रकार का क्या कोई ऐसी बात हो सकती है जिसको हम कह सकें कि भारत के गृह मंत्री जी हमारे आए थे, भारत के एक सत्तासीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आए थे, उससे हरियाणा प्रदेश को ये फायदा मिला। किसी प्रकार का कोई फायदा मिलने वाला नहीं, बस आयोजन के ऊपर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा करके चले जाते हैं और एक तरह से हरियाणा प्रदेश को नुकसान ही होता है। अच्छा। अगली बात देखिए ज्योति जी, जिस प्रकार से चलो दावा तो सभी को करना होता है, जिस प्रकार से निकाय चुनाव का तमाशा आप सभी ने देखा था, इस प्रकार से इस गठबंधन के ऊपर जो है ये चुनाव हुआ था, पहले टूट गया फिर मिल गया, फिर टूट गया फिर मिल गया और आखिर में फिर मिल गया, कहीं किसी का कैंडिडेट कहीं किसी का कैंडिडेट। अभी भी वही हालात होते जा रहे हैं। अभी जेजेपी के हमारे साथी ने दावा किया कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आपका क्वेश्चन उठाने के बावजूद भी भाजपा के प्रत्याशी का मैं ये इंतजार कर रहा था कि ज्योति ने कहा है कि भाजपा वाले दावा नहीं कर रहे हम गठबंधन में लड़ेंगे, उसके बावजूद भी विजेंद्र नेहरा ने बोले नहीं है, तो बीच में बोलने वाले बड़े तैयार रहते हैं, फिर भी इन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं हम गठबंधन में लड़ेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद ये गठबंधन में चुनाव ना लड़े। अभी तो देखिए आपकी बात पर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अभी कहा नहीं इन्होंने, यानी बीजेपी तो अभी डिसाइड नहीं किया बीजेपी ने। आपने कहा इन्होंने स्माइल कर दिया साथ साथ, आपकी बात को सुना, इनको पता है कि बीच में नहीं बोले कि हम मिलकर लड़ेंगे। हाँ, या तो बीजेपी स्पष्ट कर चुकी है, स्पष्ट हालांकि नहीं किया कि या तो तय कर चुकी है, या अभी ऐसी स्थिति में है कि आने वाले दिनों में चर्चा की जाएगी, विचार किया जाएगा। अभी आ रहे नेहरा साहब
बात पूरी कीजिए आप। ज्योति जी, मुख्यमंत्री जी ने साफ शब्दों में कह दिया, एक मिनट, हाँ ज्योति जी, अभी मुख्यमंत्री जी ने साफ ही कर दिया कि बीजेपी 10 की 10 सीटें की जीतेगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा गठबंधन 10 की 10 सीटें जीतेगा, बल्कि उनका बीजेपी 10 की 10 सीटें जीतने जा रही है। तो दरअसल पत्रकार ने सवाल उनसे पूछा कि क्या पिछली बार की तरह, मैं ये क्लियर कर दूं कि पत्रकार ने सीएम साहब से सवाल पूछा कि क्या पिछली बार की तरह 10 की 10 सीटें जीतेंगी, तो सीएम की ओर से कहा गया कि अभी तो 10 ही सीटें हैं, परिसीमन होगा उसके बाद 2026 के बाद, यानी अगले चुनाव में 2029 में जब जाएंगे तब हो सकता है कि ज्यादा जीते, इस बार तो 10 की 10 जीतेंगे। हाँ, देखिए ज्योति जी, वो मुख्यमंत्री है हरियाणा प्रदेश के, दूसरी योजना में मुख्यमंत्री बने हैं, उनका एक एक वर्ड अपना महत्व रखता है, और वो ये भी कह सकते थे कि गठबंधन जीतेगा, लेकिन उन्होंने कहा बीजेपी जीतेगी। दूसरी बात, बीजेपी भी कैसे जीतेगी ज्योति जी, क्वेश्चन ये भी लगता है। देखिए, आज जिस प्रकार से हालात बने हुए हैं अपने प्रदेश के, ये विचारणीय है। विजेंद्र नेहरा जी बड़े अच्छे प्रवक्ता, मैं इनको बता दूं, आज हरियाणा प्रदेश का ये स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बातें बार बार उठाते हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा कि 13 तारीख को ही द ट्रिब्यून में एक लेख छपा है जिसमें ये कहा गया कि हरियाणा प्रदेश का ग्रामीण हेल्थ जो सिस्टम है 97% फेल है, 97% फेल है। ये जो है ना, एक अखबार में रिपोर्ट छपी है, और यानी कि हमारे हरियाणा प्रदेश में, आंकड़े लिख लो, मैंने आंकड़े नोट कर रखे हैं नेहरा साहब, हरियाणा प्रदेश में 516 CHC स्पेशलिस्ट की जरूरत है हरियाणा प्रदेश में, जिसमें से केवल मात्र ज्योति जी 13 पोस्ट भरी हुई है और बाकी सारी पोस्ट खाली है। इसी प्रकार से PHC में तो देखो तो लगभग 90 से 97% तक खाली दिखाई। चलिए, आपको ये लग रहा है कि ये वो मुद्दे हैं, हेल्थ का है, आपको ये लगता है कि ये वो मुद्दे हैं जो सत्तासीन दलों के खिलाफ चुनाव में काम करेंगे। अभी आपने चूंकि नेहरा साहब को कहा कि ये कुछ भी नहीं बोलेंगे, या इन्होंने कोई भी, ठीक है, जो गठबंधन को लेकर नेहरा साहब क्या कहेंगे? हाँ, एक मिनट ज्योति जी, गुलिया साहब ने तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह दिया कि मिलकर ही लड़ेंगे। सिर्फ 5 सेकंड, चलिए जल्दी 5 सेकंड। हाँ ज्योति जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आज हालात तो है, ग्रामीण क्षेत्र के सरपंचों के हाल आप देख लीजिए, किस प्रकार से पूरे सरपंच 7000 सरपंच, 6500 सरपंच आज रोडों के ऊपर बैठे हैं। किसी को चोर कहा जाता है, किसी को डाकू कहा जाता है, हर लोगों की, हर वर्ग का इंसल्ट करने का ये सरकार काम कर रही है। ऐसा इंसल्ट होने के बाद चलिए, आपने पहले ही उत्तर में, आपने पहले ही जवाब में बहुत सारी बातें कह दी, आपने बहुत सारी बातें और मुद्दे गिना दिए हैं। नेहरा साहब, अजय गुलिया जी ये दावे से कह रहे हैं, इस बात को रिपीट भी किया, क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि क्या वाकई डिसाइड हो गया है कि गठबंधन में ही लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा, तो ये दावे और जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, बहुत यकीन के साथ इनकी ओर से कहा गया कि मिलकर ही लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। कांग्रेस के मित्र हो या इनेलो के मित्र हो, उनका जिस दिन से हमारी गठबंधन की सरकार बनी है उनका उसी दिन से प्रयास है कि वो गठबंधन को तोड़ने के लिए, गठबंधन किसी तरह से टूटे, इस तरह के बयान देते हैं, और वो पहले दिन से बोलते हैं कि गठबंधन ज्यादा नहीं चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा, जबकि गठबंधन लगभग 3 साल से अधिक समय तक चल चुका है। और आने वाले समय के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का गठबंधन मजबूती के साथ चलेगा। जहां तक आज सवाल का विषय है, अभी वर्तमान में 10 की 10 लोकसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीते हुए हैं, हमारे सांसद हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से जब पत्रकार ने सवाल किया कि आने वाले समय में भी क्या बीजेपी इसी तरह से जीतेगी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी संदर्भ में उसका जवाब दिया। ये तो मैं क्लियर कर चुकी हूँ, लेकिन अजय गुलिया जी तो इससे अलग ही दावा कर रहे हैं ना कि मिलकर ही लड़ेंगे। तो ये हो गया क्या, ये डिसाइड हो गया? अगर ये हो गया कि तो आप भी बता दें, हम इसी खबर को ब्रेक कर देते हैं। देखिए, दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मैं देखिए ज्योति जी, इस बात को कहने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे माननीय संगठन मंत्री जी मिलकर के तय करेंगे चुनावों में हमें कैसे जाना है। और जहां तक मैं आपको बताऊं, पीछे उपचुनाव के अंदर भी जितने उपचुनाव हुए हैं या आने वाले टाइम में नगर निगम के चुनाव होंगे या पंचायत के चुनाव होंगे, चुनाव से ठीक पहले हमारा नेतृत्व डिसाइड करता है कि हमें किस तरह से चुनाव में जाना है। आने वाले समय के अंदर, चाहे वो लोकसभा के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, बीजेपी और जेजेपी के नेता आपस में मिलकर के बैठ करके मुझे ये नहीं समझ आया फिर अजय गुलिया जी, सुना आपने अभी? मैं तो ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन मंत्री जी, माननीय प्रदेश प्रभारी हमारे विप्लव देव जी और हमारा केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री। बिल्कुल, देखिए ये तो प्रक्रिया रहती है, लेकिन अजय गुलिया जी, आप लोग या तो किसी जल्दी में हैं, आपने कैसे कह दिया कि दावे और जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि मिलकर लड़ेंगे चुनाव?
और बीजेपी प्रवक्ता ये कहते हैं कि बीजेपी नेतृत्व ये डिसाइड करेगा कि मिलकर लड़ना है या फिर नहीं। और वो हम हर एक चुनाव में देखते आए हैं, हर एक बाय इलेक्शन की बात करें, निकाय चुनाव की बात करें, निगम की बात करें, पंचायत चुनाव की बात करें, हर बार चर्चा हुई इस बात को लेकर। तो लोकसभा चुनाव को लेकर या आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जेजेपी को क्या जल्दी है ये कह देने की कि मिलकर लड़ेंगे, जबकि बीजेपी प्रवक्ता तो नहीं मानते इस बात को मिलकर लड़ेंगे। हाँ, ये मैं कह चुकी हूँ, ये इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया हो। आपने कहा कि हमारा नेतृत्व, हमारे नेता ही इस बात को डिसाइड करेंगे। अजय गुलिया जी जल्दी बोलिए आप। नहीं देखिए ज्योति जी, ये तो इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं कि हम लोग 3 साल से गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, तो जो भी काम है वो कलेक्टिव है। उसमें अच्छा। ये तो कोई हो नहीं सकता कि हम कह दें कि कोई ज्यादा क्रेडिट कोई भारतीय जनता पार्टी आम लेने का, और ये कलेक्टिव प्रयास है जो हरियाणा प्रदेश के अंदर काम हो रहे हैं। कुछ मांगे हमारी थी, कुछ काम हमारे थे। नहीं, काम की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ ना। आपने तो कहा कि मैं दावे से, जिम्मेदारी से, अब मैं आ रहा हूँ आपकी बात, मिलकर लड़ेंगे, वो आप बता दीजिए मुझे। इसके अलावा आपसे कोई सवाल अभी नहीं करना है, क्योंकि पवन बंसल जी के पास भी जाना है उसके बाद। देखिए, ये तो प्रत्येक संगठन की सोच होती है कि आज जो हमारा संगठन और जो गठबंधन चल रहा है, और उस गठबंधन ने बढ़िया काम किया है, तो हम ये मान करके चलते हैं। नहीं, आपने ये नहीं कहा कि हम मानकर चल रहे हैं, या फिर ये नहीं कहा कि जेजेपी ये चाहती है मिलकर लड़ा जाए। आपने ये नहीं कहा कि अजय गुलिया ये चाहते हैं मिलकर लड़ा जाए। मैंने आपसे दोबारा पूछा, आपने कहा कि हाँ हम मिलकर लड़ेंगे, और मैं दावे से ये कह रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी के साथ चर्चा में ये कहता हूँ कि लोकसभा चुनाव दोनों दल मिलकर लड़ेंगे। तो ये कैसी जिम्मेदारी है? निकाय चुनाव में तो हमने देखा बीजेपी ने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे, आप लोग फिर भी तैयार थे। फिर बीजेपी यू टर्न लेती है, बीजेपी कहती है कांग्रेस है नहीं मैदान में, तो हम तो गठबंधन में लड़ेंगे। उसके बाद भी आप लोग साथ साथ थे। आदमपुर उपचुनाव में हमने देखा आपकी पार्टी नेताओं के पोस्टर्स नहीं थे, तो दिल्ली में मैराथन मीटिंग आप लोगों की होती रही। तो मैं ये जानना समझना चाहती हूँ सर, अभी जबकि चुनाव दूर है, अजय गुलिया कैसे डिबेट में बैठकर जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि हम तो मिलकर ही लड़ेंगे? नहीं ज्योति जी, आप ये देखिए, आदमी अतीत से सीखता है। हम लोगों ने देखा, लोग तो कहते थे कि ये उपचुनाव भी गठबंधन में नहीं होंगे, वो हुए। उसके बाद निकाय चुनाव में भी निर्णय ये हुआ कि हम लोग साथ मिलकर के लड़ेंगे। तो हम ये मानते हैं कि जिस प्रकार से 3 साल का कार्यकाल रहा है, जिससे हम संतुष्ट हैं, हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, अब उम्मीद पर आ गया और जिस प्रकार, चलिए मैं चर्चा को इस पॉइंट से आगे ले जाते हुए अभी पवन बंसल जी, पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार के चुनाव को आप किस तरह से अलग देखते हैं? क्योंकि पोस्टपोल अलायंस हुआ, बीजेपी और जेजेपी वो दल जो कि आमने सामने लड़े थे, दोनों मिलकर सरकार चला रही है। अब चूंकि चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो किस तरह से पिछली बार से अलग रहेगा और क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं जो पिछली बार से अलग हों? देखिए, पार्टियां उनका लंबा चौड़ा मौजूद नहीं रहे। कांग्रेस और भाजपा मुख्यतः 2 दल हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद रखते हैं। तो मैं बताऊँ, राहुल जी की यात्रा से पहले लड़न में की बड़ी मत थी। उनको सारे कांग्रेस में आपसी गुटबाजी है, ये बात की एक तरफ है, चालिया एक तरफ है, राजनीति एक तरफ है। और उनको लगता था भाई का साला का भी कोई जनता का बुरे हो गए हैं, और जनता एक जो सोचते थे हम उससे गठबंधन तोड़ भी सकते हैं। लेकिन राहुल की यात्रा से एकदम राजनीतिक माहौल बदला है, और बड़े सामाजिक परिवर्तन भी हो रहे हैं। भाजपा में रोहतक में वहाँ पर अपना साला है, और भाजपा के नेता ब्रजेंद्र सिंह भी आए, तो वहाँ पर राजनीतिक चर्चा हुई। और जो संकेत साला साहब दे रहे हैं कि कांग्रेस में कोई परहेज नहीं है गठबंधन करने से, उस काला में कांग्रेस में मुगल सर्वे करवाया, काला और हुड्डा की आपकी निपट जारी है। लेकिन बदले वाले हालात में भी कह रहे हैं कि हम गठबंधन कर सकते हैं। अब अगर महागठबंधन हो जाता है हरियाणा में भी लोकसभा चुनाव में, अगर इनेलो शामिल होगी उस महागठबंधन में, तो ये महागठबंधन कांग्रेस दलों का भाजपा को कड़ी टक्कर देने की स्थिति आ सकता है। और जहाँ तक भाजपा की बात है, भाजपा को जनता के साथ अभी सोच रहे थे हम अलायंस तोड़ दें, लेकिन भाजपा को जनता के साथ अलायंस रखना उनकी एक मजबूरी है, क्योंकि भाजपा की जो छवि है वो जाट विरोधी और किसान विरोधी है। तो जो भाजपा को चुनाव में जाट चेहरा दिखाना है, और जो भाजपा के अपने जाट नेता है, ब्रजेंद्र सिंह है या उनका धनखड़ है या अपना जाट विरोधी छवि कैसे है ये भी समझना होगा। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भी जाट समुदाय से आते हैं, सबसे अधिक मंत्री कैबिनेट में जाट समुदाय से ही हैं।
और चूंकि गठबंधन है तो डिप्टी सीएम भी जाट समुदाय से हैं। अच्छा, विप्लव देव की ओर से भी इन दिनों बयान दिया गया कि जिसमें कहा गया कि भूपेंद्र हुड्डा या उनके बेटे ही भ्रमित कर रहे हैं या बड़े जाट नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बीजेपी के पास भी बड़े जाट नेता के कुछ जाट नेताओं का नाम भी उनकी ओर से लिया गया। लेकिन मैं आपको जाट पता नहीं सुन रहा हूँ, वीरेंद्र सिंह की पत्नी खुद चुनाव हार गए, रघुनाथ खुद चुनाव हार गए, अजीत खुद चुनाव हार गया। भूपेंद्र हुड्डा का फिर भी देखो रोहतक जो पुराना रोहतक है वो रोहतक के जाट में इतना अच्छा प्रभाव है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। और ये जो भाजपा के जाट नेता है उनके तुलना में जाटों में बड़े पौधे, और भाजपा को किसान आंदोलन के दौरान भाजपा की छवि किसान विरोधी और जाट विरोधी बन गई है, इसको दोहराएंगे तो भाजपा की मजबूरी है किसी जाट नेता को अपने साथ खेलने की। इसलिए जिसपा को छोड़ना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। इनके जो अपने नेता हैं, जो जाट नेता है, चक्रेन्द्र सिंह है, मनु है, संकट है, उनका जाटों में इतना वजूद नहीं है। अच्छा, नेहरा साहब, इस बात का कोई आधार आपको लगता है? और क्या, चूंकि देखिए अभी विप्लव देव की ओर से जो बयान दिया गया है उसकी भी क्या जरूर तान बनी थी, अभी ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी। जेपी दलाल का नाम लिया गया या ओपी धनखड़ साहब का नाम लिया गया के, तो क्या ये कास्ट कोई या जाति कोई मुद्दा रहेगा इस बार के चुनाव में? और पवन बंसल जी को लगता है कि आप लोगों की ये छवि बन गई है, जाटों और किसानों को लेकर ही बात कर रहे थे। आपकी आवाज नहीं मिल रही है मेरा साहब। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही, बात शुरू कीजिए। भारतीय जनता पार्टी जाति के आधार पर कोई फैसला नहीं करती है ज्योति जी, हम तो सबका साथ और सबके विकास को लेकर चलने वाली पार्टी है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय मनोहर लाल जी ने अच्छा काम किया है। और जहां तक जाति का विषय है, मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी सबको बराबर मौका देती है, लेकिन फिर भी आपने जाट विरोधी भारतीय जनता पार्टी को बताया। नहीं, मैंने नहीं बताया, मैंने बिल्कुल नहीं बताया। मैंने तो कैबिनेट में भी सबसे ज्यादा चेहरे। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, मैं जो सभी प्रवक्ता या राजनीतिक विश्लेषक ने जो कहा, मैं उनकी जानकारी के लिए उनको बता दूं कि वर्तमान समय के अंदर मैं गाँव में रहता हूँ, एक गरीब किसान का बेटा हूँ। हरियाणा प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता के सामने मुझे बोलने का मेरी पार्टी ने सरकार की तरफ से मौका दिया। मैं जाट समाज से आता हूँ, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जाट समाज से आते हैं, हमारे शंकर जी जिनको उपराष्ट्रपति बनाया वो जाट समाज से आते हैं, उत्तर प्रदेश में जो अध्यक्ष है वो जाट समाज से हैं, राजस्थान में जो राजस्थान, हरियाणा, यूपी वो जाट समाज से आते हैं। और इस कैबिनेट के अंदर सबसे ज्यादा जाट मंत्री हैं। दूसरा, जो चेयरमैन है या जिलों के अंदर अध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी ने जाट समाज को भी उतना ही महत्व दिया जितना बाकी समाज को दिया है। तो ये कहना कि भाजपा जाट विरोधी है, ये सब गलत है। और जाट समाज को पार्टी जाति वर्ग को हम लोग साथ लेके चलते हैं, हो या अन्य समाज हो या कोई धर्म हो, सबका साथ सबका विकास का जब नारा है ना, और सबके प्रयास करना है, तो उसमें सारे समाज के वर्ग आते हैं। भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, इसमें पवन, ये जो आपने कहा ये पूरी तरह से फैक्चुअल है, ये है ऐसा। तीन राज्य जिसमें हरियाणा, राजस्थान और यूपी की बात करें, तीनों राज्यों में जाट समुदाय से प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, कैबिनेट में सबसे अधिक चेहरे हैं, उपराष्ट्रपति भी जाट को बनाया गया है। और ये हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि पवन बंसल जी की ओर से ये बात कही गई और पार्टी के प्रभारी, प्रदेश प्रभारी की ओर से अभी बीते दिनों ये बयान दिया गया। तो क्या ये मुद्दा रहेगा, मेरा सवाल ये था। दूसरा, नेहरा साहब, ये जो कहा गया पवन बंसल जी की ओर से कि दुष्यंत या जेजेपी आप लोगों की मजबूरी है जाट समुदाय को रिझाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होती थी। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने किया, दुष्यंत जी ने और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, कि हमें मिलकर सरकार हरियाणा प्रदेश के हित में, हरियाणा की जनता के हित में चलानी है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्व ये रखता है कि जब नीति आयोग की रिपोर्ट में पूरे देश के अंदर सबसे अधिक जो प्रगति करने वाले राज्यों में है इनोवेशन के मामले में, सूची में हरियाणा का 3रा नंबर आया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे स्वामित्व योजना जिसके माध्यम से लाल डोरा मुक्त पूरा हरियाणा प्रदेश को हमने करने का प्रयास किया है, चाहे भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा बनाने का प्रयास किया है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के अंदर ईमानदारी से जो हमने काम किया है, ईमानदारी से नौकरी देने का जो हमने सिस्टम शुरू किया है। और विपक्ष के नेताओं के लिए मैं एक ही चीज कहना कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, और कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। अभी पीछे पंचायत चुनाव हुए हैं, आदमपुर का उपचुनाव हुआ है, उससे पहले लोकसभा विधानसभा के चुनाव 2 बार हो चुके हैं। हर जगह जनता ने, किसानों ने, हर समाज के वर्ग ने हमें आशीर्वाद देकर के दोबारा से हरियाणा के इतिहास में सत्ता में आने का मौका दिया है। और आने वाले समय के अंदर 29 तारीख को जब अमित शाह जी की रैली होगी, तो भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अंदर और देश के अंदर लगातार 3री बार जीत की हैट्रिक लगाने का हमारा आधार बनेगा। उसकी हमारी शुरुआत हो जाएगी। मैं अभी चर्चा को आगे ले जाते हुए मोर साहब,
एक तो देखिए इन दिनों बीजेपी नेता या दूसरे जो भी नेता कांग्रेस पर वार करते हैं, सबसे अधिक निशाने पर रहते हैं भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा। ये बार बार ये साबित करने का या कहने का प्रयास है कि पिता पुत्र की पार्टी हो गई है। दूसरा, जो कास्ट को लेकर बयान दिया गया विप्लव देव की ओर से कि वो बड़े जाट नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं या फिर भ्रमित कर रहे हैं, बीजेपी के पास भी बड़ी बड़ी जाट नेता हैं। तो क्या ये भी पूरे हरियाणा में ऐसा कोई माहौल है कि भूपेंद्र हुड्डा की जाट नेता के तौर पर की पहचान है, दूसरी जातियों के नेता के तौर पर उनकी स्वीकार्यता नहीं है? और विप्लव देव के इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा छत्तीस बिरादरी के बड़े नेता हैं, बड़े जन आधार वाले नेता हैं। आज अगर व्यक्तिगत तौर पर अगर किसी की बात कर ली जाए तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जितना बड़ा जन नेता के रूप में आज किसी भी नेता का हरियाणा में इंडिविजुअल नहीं है कि जो अपने दम पर किसी की भी मतलब कोई जाति विशेष का व्यक्तिगत सपा अगर किसी पे नहीं लगता है तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। ठीक है। और रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो विजेंद्र निराजी जो बात कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जातिगत राजनीति भी करती है, धर्म की राजनीति भी करती है, फूट डालने की भी राजनीति करती है, सबका साथ सबका विकास के काम नहीं करती है। ये इनको ध्यान होगा कि पिछली बार जो मतलब इस हरियाणा में वैमनस्य फैलाने का जो काम किया इनके सांसदों ने किया, इनके सीटिंग सांसद थे, उसका प्रयोग किया गया, जिसका मैं नाम तक लेना पसंद नहीं करता हूँ टीवी चैनल पर कि प्रदेश जो वैमनस्य की राजनीति बनाई जाए। 35 बनाम 1 की बात कही गई। और आप बार बार जो कह रहे हैं पंचायत चुनाव में तो इनको मुंह की खानी, जिला परिषद में जहां जितनी टिकटें होनी थी वहां लोग बात नहीं होने चाहिए। आप लोग तो मैदान में ही नहीं थे। हम तो चुनाव लड़ते नहीं, हम स्थानीय निकाय चुनाव लड़ते नहीं, हमारी पार्टी का नीतिगत फैसला है। मैदान वाली बात है। चुनाव लड़ना, जनता के बीच जाना, खुद की भी तो परीक्षा होती है ना। लोकसभा या विधानसभा चुनाव को भाईचारे का चुनाव मानते हैं। हमारे बहुत ज्यादा कार्यकर्ता दीपेंद्र हुड्डा फिर दावा कर देते हैं कि नहीं, अधिकतर कांग्रेस समर्थित या कांग्रेस से जुड़े जीत कर आएंगे, फिर चुनाव के परिणाम के बाद आप लोग दावा कर देते हैं। कांग्रेस से बहुत ज्यादा जुड़े हुए लोग थे। और मैं एक बात और कहता हूँ ज्योति जी, हमने ये कहा था कि अगर सरकार जिला परिषद चेयरमैन का सीधा चुनाव करवाएगी तो हम सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, ऐसा नहीं लड़ेंगे। ठीक है। हम निगम का चुनाव लड़ते हैं, कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ते हैं, मेयर का हमने कब मना किया है। अच्छा। लेकिन हम स्थानीय निकाय के जो मतलब भाईचारे के आपस भाईचारे के चुनाव है उन चुनावों में इस प्रकार से, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता बहुत ज्यादा है और हम किसी प्रकार से इस प्रकार का आपस में कोई टकराव और कोई ऐसी स्थिति नहीं करते। उसको पंचायती राज को अगर आप देखेंगे उसकी स्थिति, उसकी व्यवस्था ही अलग है। पंचायती राज में अगर सरकार का इंटरफेयर होने लग जाएगा तो पंचायती राज की व्यवस्था का जो वो किया गया था, प्रावधान किया गया था, उसको उसके ऊपर उठाना गया था। अगर आप देखेंगे पंचायती राज को, अगर उसके सभी किस्म को देखेंगे तो आप पंचायती राज को देखेंगे, पंचायती राज की व्यवस्था का जो चरित्र है वो एक अलग तरीके का है। जो लोकल व्यवस्था है उसको तो बिल्कुल अगर दरदत राजनीति से जितना दूर रखा जाए उतना अच्छा है। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। समर्थन भी तो नहीं दिया जाना चाहिए ना। फिर अगर आप समर्थन दे देंगे या फिर परिणाम की बात कह देंगे कि कांग्रेस से जुड़े या कांग्रेस से समर्थित, फिर तो वो भी गलत है, फिर ये भी नहीं होना चाहिए। नहीं, वो अगर कोई कार्यकर्ता है हमारा चुनाव लड़के आता है नेरा जी बिल्कुल 10 सेकंड, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं 10 सेकंड में ये कहना चाह रहा था ज्योति जी की होडल के अंदर उदयभान जी इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिसके समर्थन में वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करके गए थे, वो चुनाव हारे हैं। और भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव के चेयरमैन के चुनाव बीजेपी जेजेपी सिंबल पर लड़े थे और 90% सीटों पे हम जीते हैं। और इनके खुद दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, कुमारी शैलजा जी और इनके उदयभान जी जो प्रचार में जिन लोगों के साथ में गए, क्योंकि इनमें दम नहीं था सिंबल पर लड़ने का, हमने सिंबल पे लड़ा और इनके वो सारे प्रत्याशी वहां पे आ रहे। 90% प्रत्याशी चेयरमैन हमारे बन के आए निकाय चुनाव के अंदर। पंचायत चुनाव में 80% हमारे जो समर्थक उम्मीदवार थे वो जीते। चर्चा में आगे बढ़ते हुए चेयरमैन बनेंगे आप लोगों की कोई दो राय नहीं, लेकिन जो सदस्य बनेंगे वो ज्यादातर निर्दलीय बनेंगे। हो सकता है कि उनका किसी को समर्थन हो, किसी पार्टी का समर्थन हो, वो अलग बात है। हम लोग चेयरमैन का चुनाव सिंबल पर लड़े थे निकाय में ज्योति जी, हम लोग चेयरमैन के चुनाव निकाय में सिंबल पर लड़े थे, पार्षद का चुनाव नहीं लड़े। चलिए अभी चर्चा में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस विषय पर हमने बात इसलिए भी कर ली। 2024 की जब हम बात करते हैं तो इसके बीच जो परीक्षाएं हुई, निकाय की बात करें, पंचायत की बात करें, तो जो पार्टियां गई वो केवल अपनी स्थिति को लेकर बात कर सकती हैं कि जनता ने उन्हें कितना पसंद किया, कितना नहीं किया। अजय गुलिया जी, 5100 रुपए पेंशन को लेकर बात थी या फिर पुरानी पेंशन योजना को लेकर बात करें, आप लोगों के चुनावी वादे जो थे उनको लेकर अब देखिए बयान ज्यादा हो गए हैं आपकी पार्टी नेताओं की ओर से। और जब 5100 रुपए पेंशन की बात होती है तो क्या लगता है कि जो समय बचा के उसमें ये हो पाएगी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ही?
ज्योति जी, हम तो शुरुआत से एक बात कहते हैं, जो चुनाव में वादे करके आए थे, जो हमारे मैनिफेस्टो में थे, लगभग सारे वादे पूरे करेंगे। सभी लोगों के बीच में चुनाव में वोट मांगने जाएंगे। और हमारा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन इसी बात को लेकर के था कि हम लोग चुनाव में ये वादे लोगों के बीच में करके आए हैं। हमारी मंशा और सोच ही है कि हम ये वादे लोगों के लिए पूरे करने, हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस बात को लेकर के हामी भरी और गठबंधन की सरकार का हरियाणा प्रदेश के अंदर गठन हुआ। जरूर, बिल्कुल ज्योति जी पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि लगभग सारे वादे पूरे करेंगे। और ये पेंशन वाली बात तो हमारी प्राथमिकता है, जरूर इसको जो हमारी कई बात है वहां तक ले जाने का काम भी करेंगे। रेड्डी साहब, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब अमित शाह भी आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी कहती है पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम है ये अमित शाह का आना, लेकिन इसको कहीं ना कहीं राहुल गांधी की यात्रा के पलटवार या तोड़ के तौर पर भी देखा जा रहा है। आपको लगता है कि दोनों पार्टियों के दो बड़े नेता कोई बड़ा संदेश हरियाणा की जनता को दे पाएंगे चुनाव के लिहाज से? हाँ, देखिए ज्योति जी, इसमें तो कोई संदेह नहीं। जो अमित शाह की यहाँ पर रैली रखी है इन्होंने 29 तारीख की, वो इसी संदर्भ में रखी गई है कि कांग्रेस के राहुल जी ने हरियाणा प्रदेश में यात्रा की है और उनके बारे में जो चर्चाएं चली है उनको डैमेज करने के लिए, उनके खत्म करने के लिए जो रैली रखी है अमित शाह जी की रखी गई है। लेकिन मैंने जैसे पहले भी बताया था कि अमित शाह जी पहले भी हरियाणा प्रदेश में आ चुके हैं और उस टाइम भी कोई ऐसा प्रभाव वो यहाँ नहीं छोड़ करके गए, ना कोई ऐसा संदेश दे करके गए हरियाणा प्रदेश को। और इस बार भी वो आएंगे और चले जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की सरकार ने जनता के लिए नीतियां लागू करने का काम किया है, आज जिस प्रकार से बच्चा बच्चा परेशान है ज्योति जी, वो किसी की भी रैली करवा ले, भारतीय जनता पार्टी का कुछ आगे 2024 में नहीं बनने वाला है। क्योंकि देखिए 2014 में इनको सत्ता सौंपी थी हरियाणा प्रदेश ने, और वो भी किस वजह से सौंपी थी, मोदी वहां सेंटर में आ गए थे, उसका फायदा इनको यहाँ पर मिला था। और लेकिन चलो जैसे तैसे जनता ने सत्ता सौंपी और दोबारा से फिर इनको रिपीट करने का काम किया। लेकिन इस समय में जिस प्रकार से ये अहम और अभिमान में भरे हुए हैं, जिस प्रकार से जनता के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, चाहे वो सरपंचों की बात हो अभी मौजूदा हालत में, चाहे ई टेंडरिंग की बात है, चाहे ई ट्रेडिंग की बात है, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात है, चाहे क्राइम की बात है, चाहे हेल्थ की हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, हर क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश को नीचे ले जाने का इन्होंने काम किया है। अब 2024 में जनता इसका बदला लेने का काम करेगी और इस सरकार को जनता से बाहर करेगी, सरकार से बाहर करेगी इस को, बीजेपी और गठबंधन को, सरकार को। ये दोबारा से यहाँ आने वाले नहीं। ये सपने कितने भी बनाए, पीएम नरेंद्र मोदी बने और इसका फायदा या असर यहाँ पर हुआ, तो हरियाणा के चुनाव तो लोकसभा चुनाव के साथ साथ ही होते हैं, और जो केंद्र में सरकार बनती है उसका असर यहाँ पर भी होता है। ये 2014 की बात कह रहा हूँ, नहीं 2019 की भी अगर हम बात करें, 2014 की बात करें, 2014 की बातें हैं जी। तो इस बार भी ठीक है, अगर आपको ये भी लगता है कि तो इस बार भी अगर केंद्र में ही बीजेपी मजबूत रहती है, केंद्र में भी सरकार बनाती है, तो उसके बाद ही तो विधानसभा चुनाव होने हैं, ये फैक्टर तो कायम रहेगा ही ना? हाँ, नहीं रहेगा ज्योति जी। देखिए कब भारतीय जनता पार्टी ने कब केंद्र में सरकार की राज चलाया है, अटल बिहारी जी के टाइम में चलाया था, उसके बाद कांग्रेस की आ गई और दोबारा से फिर मोदी जी आए हैं। लेकिन इस बार जितने भी हालात हैं, मैं गिनाऊंगा तो ज्यादा हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये जीडीपी का दावा करते हैं कि हम जो है ना विश्व की 5वीं जो है ना जीडीपी में हम इकोनॉमिक कंट्री बन गए, 5वीं पोजीशन पर हम आ गए हैं। आप देखिए ज्योति जी, बड़ी समझने वाली बात, आप तो मेरे से ज्यादा जानती हैं वैसे। नहीं। आज इंडिया की जो जीडीपी है, साहब आप भी सुलझे प्रवक्ता हैं, लेकिन मैं इसलिए मुझे आगे बढ़ना होगा, समय कम है हमारे पास। ठीक है, आपको लगता है कि आप पिछली बार में भी आपने कई मुद्दों का जिक्र किया, एक रिपोर्ट का भी आपने जिक्र किया कि जनता परेशान है, मुद्दों को लेकर चुनाव होगा और मुद्दों पर बीजेपी के खिलाफ वोट होगा, ये आपका कहना है। ठीक है, पवन बंसल जी, गोहाना को चुना जाना अमित शाह की रैली के लिए, इसके क्या मायने आप देख रहे हैं? गोहाना झारखंड में आता है और मैं बता दूं आपको 10 साल पहले भूपेंद्र हुड्डा ने भी गोहाना में रैली की थी। और अमित शाह गोहाना में आके जाट समुदाय को जीतना चाहते हैं, थोड़ा उनको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि भाजपा की सिर्फ जाट ग्रुप भी बनी हुई है और ये सच्चाई है, इसको भाजपा के नेता माने या ना माने सच्चाई है। तो जाट बेल्ट में आकर गोहाना में आकर अमित शाह जाटों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहिए। हो सकता है वो कुछ
जाटों के लिए उनका दिल जीतने के लिए मनोहर लाल से कुछ घोषणाएं भी करवा सकते हैं। अच्छा, गोहाना का चयन सोची समझी रणनीति के तहत, तो गोहाना जाट लैंड के अंदर आता है। तो आप और जहाँ तक बात है भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि मुख्यमंत्री सबको सामने के चलते हैं, मैं कहता हूँ ये नारा तो देते हैं हम लोग हरियाणा एक हरियाणवी में, लेकिन जिस तरह से एक जाति विशेष को हर तरह के न्यूज में महत्व दिया जा रहा है, वो बात किसी से भी नहीं करती जी। ठीक जी पवन बंसल, ठीक है, आगे बढ़ेंगे चर्चा में। अगर आपको ये भी लगता है कि मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए कि जाट विरोधी छवि बन गई है, जो कि आपका कहना है कि आप मानते हैं, है ना, तो अगर ऐसा है भी 1% भी अगर आपकी बात को मान लिया जाए तो नॉन जाट भी तो पोलराइज हुआ होगा ना, तो उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। बिल्कुल भाजपा की रणनीति इस बात पर टिकी है। भाजपा अपनी तमाम, अगर ये बीजेपी की रणनीति है बंसल साहब, तो अब इसमें बदलाव की क्या जरूरत बीजेपी को आन पड़ी, ये भी आप समझाएं। कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कैमा फ्लैग रखना होता है कि हम जाटों के खिलाफ नहीं है, बल्कि बीजेपी टोटली पूरी तरह से नॉन जाट वोट बैंक पे निर्भर कर रही है। वही उनकी रणनीति है और वही उनको अपना वोट बैंक समझ रही है, सिर्फ दिखाना चाह रही है कि हम जाटों के खिलाफ नहीं है। विजेंद्र नेहरा जी, बात वहीं पर आकर अटकी है, तो क्या जातिगत फैक्टर या फिर इसके अलावा भी दूसरे मुद्दे होंगे? विकास कार्य कितने हुए, क्या क्या काम करवाया गया, चुनाव से पहले जो वादे किए गए थे उन पर कितना काम किया गया, क्या अलग हुआ इस कार्यक्रम? देखिए ज्योति जी, अगर भारतीय जनता पार्टी बीसीए को 8% आरक्षण देती है पंचायत चुनाव में, तो इससे ये साबित नहीं होता कि वो बाकी समाज के विरोध में है। भारतीय जनता पार्टी चाहे एससी समाज है, बीसी समाज है, चाहे महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विषय है, चाहे बीसीए समाज का विषय है, उन सबको साथ लेके चलती है। समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलती है, चाहे वो जाट है या फिर नॉन जाट है। जाति के आधार पर हम लोग राजनीति नहीं करते, मैंने पहले भी आपको कहा है। और जहां तक हमारे बड़े भाई विजेंद्र जी जो इनेलो के प्रवक्ता है, बड़े समझदार है, बड़े भाई हैं, मेरे नाम राजी है, तो इसलिए वो मेरी बातों को कुछ कह रहे हैं, सरकार की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने खुद बताया कि दुनिया के 5 जो टॉप मोस्ट इकोनॉमी के जो देश हैं, जिनकी बड़ी जीडीपी है, उनके अंदर भारत आया है। उन्होंने खुद ने बताया कि किस तरह से भारत सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, दावे को गलत बता रहे हैं, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व के कारण हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनाई, ऐसा वो मान रहे थे। तो मैं उसी लॉजिक के हिसाब से उनको बताना चाहूंगा ज्योति जी कि 2014 में जब वो मानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व के कारण हरियाणा में भाजपा ने सरकार बनाई, तो 2019 में भी लोकसभा चुनाव पहले हुआ, 2024 के अंदर भी लोकसभा चुनाव पहले है, और जनता का आशीर्वाद माननीय मोदी जी को मिलेगा, उसके बाद हरियाणा सरकार को भी मिलेगा। तो एक तरह से उन्होंने ये मान लिया है आज की 2024 के अंदर तीसरी बार हैट्रिक लगाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर, और देश के अंदर भी आने निश्चित है। दूसरा मैं उनको बता दूं, 27 अक्टूबर को जो फरीदाबाद जिले के अंदर लोकसभा स्तर की रैली हमारे माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हमारे जो माननीय अमित शाह जी ने जो रैली की थी, केंद्रीय गृह मंत्री ने, वो एक ऐतिहासिक रैली थी और उसके अंदर करोड़ों रुपए की घोषणा वो हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए करके गए थे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो रैली करके गए थे, मैं खुद उस रैली के अंदर उपस्थित था। और माननीय अमित शाह जी जब रैली करने के लिए आएंगे ज्योति जी, तो उनके सामने रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने जो सुशासन के काम किए गठबंधन में मिलकर जेजेपी के साथ में, चाहे वो 5800 से अधिक गांवों के अंदर 24 घंटा बिजली देने का विषय हो, चाहे महिला थाने हो, साइबर थाने हो, चाहे देश भर के अंदर सबसे ईमानदारी के साथ में रोजगार देने का विषय हो, चाहे ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जो हम लेके आए हैं शिक्षकों के साथ साथ ज्यादातर विभागों के हमने अंदर जारी की है, चाहे आयुष्मान भारत योजना के नाम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाई थी उसका विस्तार करके चिरायु योजना के नाम से आज 28 लाख से अधिक परिवार यानी 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक का हमने इलाज मुफ्त में देने का काम किया है। हमने बीपीएल की सीमा को 1,20 से बढ़ा करके 1,80,000 सालाना कोई व्यक्ति कमाता है तो उसको बीपीएल की श्रेणी में लाने का काम किया है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपए सालाना जो हमने किसान को देने का काम किया है। 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जो डायरेक्ट हमने लाभार्थी के खाते में डालने का काम किया है। पंचायतों में 50% महिलाओं को जो आरक्षण दिया है और गुरुग्राम, फरीदाबाद और करनाल जो हमने स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप किए हैं, पंचकुला का जो हम डेवलप कर रहे हैं, अलग एफएमडी हमने बनाने का काम किया है। मैडम 10 मिनट में मैडम 10 मिनट में 10 सेकंड में हमने जो अलग से डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है, चाहे वो जीएमडीए हो चाहे वो एफएमडीए हो, अलग डेवलपमेंट अथॉरिटी बना के जो शहरों का विकास करना हमने शुरू किया है, चाहे खेलों में हरियाणा पूरे देश भर के अंदर नंबर 1 आना शुरू हुआ है,
चाहे रोडवेज के अंदर हमने 2000 से ज्यादा बसों को खरीदने का काम किया है। और हरियाणा के अंदर मैडम 66 सारी उपलब्धियां आप याद करके आए हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर विपक्ष के पास इनके पास आरोपों की भी इतनी लंबी लिस्ट है। ये इनके सारे आरोप अगर सुने, आपकी सारी उपलब्धियां सुने तो इतना समय नहीं है नेहरा साहब, आप मेरी भी मजबूरी समझें। मेरे पास विकास की पूरी सूची आप समय देंगे तो मैं पूरा। चलिए विकास को लेकर तो लगभग हम रूटीन में बात करते हैं डिबेट में। हमने ज्योति जी आपके काम की बहुत सारी बातें गिना चुके हैं नेहरा साहब। हमने 66, मैडम आप महिला हैं इस नाते बता रहा हूँ, 66 हमने महाविद्यालय खोले हैं जिनमें से 43 तो अकेले महिलाओं के हैं। इनको खुश होना चाहिए, सरकार की तारीफ करना चाहिए, इतने काम किए हमने। और पेंशन का जब विषय 2 सेकंड में कंप्लीट करता हूँ, हमने 8 साल के अंदर 1700 रुपए पेंशन बढ़ाई है। कांग्रेस सरकार ने 10 साल के अंदर 500 रुपए पेंशन बढ़ाई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, आपके साथी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं 5100 रुपए कर देंगे, तो आप भी बता देना चुनाव में जाने से पहले कर देंगे 5100 रुपए। देखिए हमने जो पेंशन बढ़ाई है, मैं कह रहा हूँ किसी ने नहीं बढ़ाई है। हाँ या ना में उत्तर देने की स्थिति में है तो आप नहीं, तो मैं कोई बात नहीं, इसका उत्तर लिए बगैर भी मैं आगे बढ़ सकती हूँ चर्चा में। वही कह रहा हूँ, जिस अनुपात में हमने पेंशन बढ़ाई है आज तक किसी ने नहीं बढ़ाई। वो तो हो गया ना सर, वो तो हो गया, उसको तो हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन डीजीपी कहती है कि हम चुनाव में जाने से पहले, डिप्टी सीएम भी कहते हैं 5100 रुपए हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसी स्थिति में है कि उत्तर दे पाए तो दे, नहीं तो मैं आगे बढ़ रही हूँ अभी चर्चा में। समय कम है, माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, लेकिन जो पेंशन हमने बढ़ाई वो मुख्यमंत्री तय करेंगे। ठीक है जोगेंद्र मौर्य जी, अमित शाह आएंगे, उनके बाद आगामी दिनों में भी कार्यक्रम होंगे, कई केंद्रीय मंत्री हरियाणा में आएंगे, बीजेपी कहीं ना कहीं इलेक्शन मोड में आ गई है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये कि क्या कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव की तैयारी कर पाएगी? क्या एक दूसरे की स्वीकार्यता तमाम नेताओं की बढ़ पाएगी? क्योंकि नेता तो सभी बड़े बड़े हैं कांग्रेस में, लेकिन एक साथ चलना या एक साथ मिलकर तैयारी करना चुनाव की बहुत मुश्किल नजर आता है बहुत बार। देखिए ज्योति जी, भारत जोड़ो यात्रा के अंदर आपने देखा होगा, भारत जोड़ो यात्रा की व्यवस्था के अंदर देखा होगा, सभी नेता एक साथ कदम आपको करते हुए दिखाई दिए। जब हो सकता है पहले हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र, हमने पहले भी कहा है आंतरिक लोकतंत्र है, सबको अपनी विचार रखने का, अपनी बात कहने का हम वो करते हैं, सम्मान करते हैं, उसको अपने कार्यकर्ताओं को ये नहीं है। लेकिन एक बार फैसला होने के बाद हमारा जो है, आप देखिए एक बार फैसला होने के बाद सभी नेता जो है वो उस पर एकजुट है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक बार फैसला होने के बाद किसी प्रकार की खिलबट है। नहीं, ये उदय भान अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, उसके बाद क्या हुआ? कुलदीप बिश्नोई तो पार्टी ही छोड़कर चले गए, उनसे पहले भी बयानबाजी तो लगातार जारी थी। अशोक तंवर से पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी ली गई, उसके बाद दिल्ली में कितना हंगामा हुआ। फैसला होने के बाद कब फैसला मान लेते हैं आपकी पार्टी के नेता? चलिए बात पूरी कीजिए आप। जोगेंद्र मौर्य जी, आवाज मिल रही है आपको? आपने कहा कि एक बार जो फैसला हो गया वो तो मान लिया, फैसला ही तो नहीं माना जाता ना, दिक्कत तो इस बात की है। चलिए शायद आवाज आपको नहीं मिल रही। अजय गुलिया जी, आपका आखिरी कमेंट। दुष्यंत चौटाला 2019 में एक अच्छे, आप कह सकते हैं कि युवाओं में उनकी लाइकिंग थी, लेकिन बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा, बीजेपी के साथ आए, तो क्या लगता है कि इस बार वो लाइकिंग उनकी रहेगी? क्योंकि उस वक्त तो सहानुभूति भी थी उनके साथ और सांसद के तौर पर उनको पसंद भी किया जा रहा था उस वक्त, लेकिन अब वो ग्राफ कहीं ना कहीं आलोचक उनके कहते हैं कि ग्राफ उनका डाउन आया के इस कार्यकाल में। ज्योति जी, उनको सांसद के रूप में काम करने का मौका मिला, उन्होंने काम करके दिखाया, लोगों ने 2019 में उनको सपोर्ट किया। 2019 में उनको लोगों ने, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने 17% आशीर्वाद अपना वोट के रूप में दिया, 17% वोटें में मिली, 10 सीटें हमारी आई, हमने काम करके दिखाया। अब 24 में लोग हमारे काम के नाम पे वोट देंगे कि हमें काम करने का जब भी मौका मिला हम लोगों ने आपके लिए काम करने का काम किया, और जो जो काम हमने किए, जो वादे हमने किए थे वो सारे पूरे करेंगे, लोग बीच में जाएंगे, लोग अपना आशीर्वाद देंगे। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। चर्चा हमने की 2024 के मिशन को लेकर, सभी दल कहीं ना कहीं तैयारी में जुट गए हैं, क्या मुद्दे होंगे, क्या रणनीति होगी और क्या कुछ माहौल इस बार रहने वाला है, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।